डॉक्टर निगत नसीम साहिबा को। डॉक्टर निगत नसीम साहिबा किताब के लिए फूलों का गुलदस्ता भी लाई हैं, वो उन्हें पेश करना चाहती हैं। राय साहब सामने से तस्वीर ले लीजिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। मोसेस साहिब किताब और बराब के लिए और सबसे अहम मेहमान डॉक्टर जाहिद फ्रॉम दिल्ली और तमाम अहले कलम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान इस दुनिया में एक मुसाफिर है। हम ज़िंदगी के सफ़र पर निकलते हैं, रास्तों से गुज़रते हैं, लोगों से मिलते हैं, तजुर्बात हासिल करते हैं और फिर एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और हमारी ये रुखसती भी एक नए सफ़र की इब्तिदा बन जाती है। इसीलिए हर मज़हब में, हर तहज़ीब में, हर बड़े मुफक्किर ने सफ़र को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नाम नहीं समझा, बल्कि उसे इंसान की सबसे बड़ी शख्सियत तामीर करने का, फ़िक्र और रूह की तामीर का हिस्सा भी करार दिया है। कुरान पाक में भी इंसान को बार बार ज़मीन पर चलने, देखने और गौर करने की दावत दी गई है। जैसे कि मुझे सूरत नाम की आयत नंबर 11 बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह पाक कहती हैं कि कह दीजिए ज़मीन में सैर करो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। यह सफ़र करने का सिर्फ हुक्म नहीं है, ये देखने, समझने और तारीख से सबक हासिल करने का काम है। उसकी दावत दी गई है। सफ़र सिर्फ फासले तय नहीं करता, बल्कि इंसान के शऊर को वुसअत देता है। इस हकीकत को एक और ज़ाविये से बयान करना चाहूँगी, जो अगेन मेरी फेवरेट बात है, और वो ये बात है कि एक दफ़ा ये हुआ कि बुद्ध अपने सूपा के सबसे ऊपर बैठे हुए थे। लोग आते जा रहे थे और उनसे यही कह रहे थे कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये तकलीफ़ है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बुद्ध ने इतनी खूबसूरत बात की। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम्हारे हालात नहीं बदलते तो सफ़र करो, तुम दरख्त तो नहीं हो कि एक जड़ पे लगे रहो। तो ये मुझे इस कॉल की जो गहराई में एक इंसानी पैगाम मिलता है कि दरख्त अपने जड़ों से बंधा रहता है और जड़ों से कम्युनिकेट करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको अक्ल दी है, समझ दी है, हमें पैसे बचाने की तरकीब भी समझाई है और हमको रास्ते भी बताए हैं। तो हम अपनी जगह से क्यों नहीं हिल सकते। ये एक सफ़र पे जाने का एक पैगाम है जो आपको हर मुफक्किर ने, हर गुरु ने, हर वली ने, हर अंबिया ने और कुरान पाक में बार बार इस चीज़ का इजहार हुआ है। मेरे नज़दीक सफ़र एक शहर से दूसरे शहर में जाने का नाम नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर इंसान के जन्म होने की बात है, एक नए इंसान के जन्म होने की बात है। वो इसलिए कि वो ना सिर्फ सीखता है बल्कि अपना ज़ाविया निगाह को भी बदल देता है। मुझसे हाज़रीन, आज जिस किताब की बात हो रही है उसका नाम है 3 देश एक दिन। लेकिन इस किताब को शुरू करने से पहले एक छोटी सी वजाहत करना चाहूँगी कि ये किताब इतनी बड़ी और खूबसूरत है। जैसे कि आरिफ भाई ने कहा कि कलम फाउंडेशन वालों ने 328 सफ़े पे किताब रखी है, इसको पढ़ने के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए। तो अगर मैं कोई बात करने से रह जाऊँ तो ये मत समझिएगा कि किताब छोटी थी। बात सिर्फ वक्त की है कि देखें घड़ी अब चल रही है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक अदबी शिकायत करना चाहूँगी तारिक भाई से, और वो ये है कि ये 3 देश एक किताब जो है, इसमें एक मुल्क नहीं है, एक जहाँ है, और ये जहाँ एक किताब का मुतकाज़ी है। 3 देश 3 किताबें होनी चाहिए थी, और आपको करनी होगी भाई। आप देखिए कि मलेशिया की फ़िज़ा है अपनी तहज़ीबी मिजाज और अपनी चमक दमक के साथ, हर एक ने तकरीबन देखा होगा। तुर्की में दाखिल होते ही तारीख आपका हाथ थाम लेती है। कदीम इमारतें,
सल्तनतों के नकूश सदियों की बाज़गश्त आपके साथ साथ चलने लगती है और कौनिया पहुंचकर तो सफ़र ही बदल जाता है। वहाँ की तारीख में आहिस्ता आहिस्ता तसव्वुफ़ का फ़लसफ़ा घूमने लगता है। और फिर बाली है जो अपने रंगों, मंदिरों, साहिलों और सकाफ़तों और नो डाउट बंदरों की वजह से एक अजीब सा माहौल पैदा करती है। इसलिए किताब को पढ़ते हुए मुझे मुझे लगा कि ये 3 देश जो एक अलग अलग जहां रखते हैं, एक एक अलग अलग किताब के मुतकाज़ी हैं। मुझे ये भी एतराफ़ है कि मैं हर किताब की तकरीब में शामिल नहीं होती हूँ। मैं बहुत कम तकरीबात में जाती हूँ। वजह इसकी यह है कि जब भी आप किसी किताब की तकरीब में जाते हैं, किसी मुसन्निफ़ की काविश के बारे में बात करते हैं, तो आपको वो किताब पढ़नी पड़ती है। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैं ना सिर्फ किताब पढ़ती हूँ बल्कि उसके साथ फिर मुझे जीना भी होता है और मुझे उसके अंदर सफ़र भी करना होता है और मुझे ये मालूम करना होता है कि आखिर ये किताब मैंने क्यों पढ़ी। और मुझे ये एतराफ़ करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि तारिक भाई ने ना सिर्फ मुझे इसरार किया मुझ पर और मेरे हाँ का इंतज़ार भी किया, और यकीनन मुझे आज कहने दीजिए कि अगर मैं ये किताब ना पढ़ती तो मुझसे बहुत कुछ जानने से रह जाता। किताब की इब्तदाई सफ़ात से ही पता लग जाता है कि ये आम सफ़रनामा नहीं मैं पढ़ रही, बल्कि इसमें एयरपोर्ट की छोटी छोटी मसरूफियात, परवाज़ का इंतज़ार, ताख़ीर, ख़रीदारी और सफ़र की छोटी छोटी उलझनें इस कदर फितरी अंदाज में बताई गई हैं कि बेख्तियार हम मुसन्निफ़ के साथ साथ चलने लगते हैं। मेरे नज़दीक कामयाब सफ़रनामे की ये पहली निशानी है कि वो कुर्सी पर कारी को बिठा दे और उसके बाद फिर वो उसी मुल्क का सफ़र भी करा दे। और ये 3 देश एक दिल का कमाल है, आपको शुरू के सफ़ात में ही मिल जाता है। लेकिन इस किताब की सिर्फ यही एक खूबी नहीं है, बल्कि सफ़रनगार ने ये किया है कि वो मकामात नहीं देखते बल्कि उनकी रूह को महसूस करते हैं। वो इमारतों के पीछे छुपी तारीख़ पढ़ते हैं, तहज़ीबों के मिजाज को समझते हैं, माशरों के मुशाहिदा करते हैं और इंसानों के चेहरों के पीछे छुपी हुई कहानियाँ भी तलाश करते हैं। और यहीं पर दोस्तों एक और खूबी नज़र आती है सफ़रनगार की, और वो है तकाबुल, कंपैरिजन। और जहाँ कहीं भी तारिक महमूद मिर्ज़ा ने मुल्क की तहज़ीब और माशरत या निज़ाम को देखते हैं, वहाँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो कि उनका वतन सानी है उसके दरमियान किसी न किसी जहन के गोशे में वो मौजूद है और उसके तकाबुल जो है उसके निज़ाम से करते हैं। कभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हवाला भी देते हैं। और जो सबसे बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि ये तकाबुल तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि एक बाशऊर इंसान का, एक मुसाफिर का तकाबुली मुशाहिदा है। इसलिए ये सफ़रनामा सिर्फ जोग्राफी का सफ़र नहीं रहता, बल्कि तहज़ीब, तारीख़, सकाफ़त, सियासत, माशरत, रूहानियत और इंसानी नफ्सियात का एक हमजहत मुताला बन जाता है। एक और जिस बात ने मुझे उससे भी ज़्यादा मुतासिर किया वो है इस किताब की ज़ुबान इस कदर शुस्ता और इतनी खूबसूरत है कि आप हैरान हो जाते हैं। मैं ख़ुद कभी कभी अपनी कहानियों में इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन तारिक भाई की ये किताब के अंदर इंग्लिश आपको मेरे ख्याल में 1 या 2 दफ़ा ही कोई लिखी हुई मिलेगी, और आपने इतनी खूबसूरत चुस्ता बावकार उर्दू का इस्तेमाल किया है, जैसे शबीना क्लब, कहवा खाना, मैकता, मराकज़ मालिश, इस जैसे लफ्ज़ पढ़ते इस ऑस्ट्रेलिया में रह के सिडनी के शहर में बहुत खुशी होती है। यूँ लगता है जैसे मैं अपनी उर्दू से जुड़ गई हूँ। और फिर उसके बाद जो और भी मज़ेदार वाली बात है वो किताब में मिज़ाह भी है, उसमें अशार भी है, उसमें हिकमत भी है, ना की तारीफ़ में बेख्तियार हंसी भी आ जाती है, और कभी वफा शौर बॉयफ्रेंड, ये कहाँ से गया था भाई, ये भी तरकीब चौंका देती है। और कभी आखिरी मुसाफिर वाला वाक़या कि ये जुमला कि अगर कोई देखने वाला हो तो मुसाफिर भी रुक जाते हैं वरना सफ़र तो चलते रहते हैं। ये तभी भाभी आपके लिए है, अकेले में जाने का। और इस किताबी सफ़र के आगे अगले सफ़ात में भी देखिए तो बेख्तियार कोई जुमला आपको हंसा देगा, कोई शेर दिल में उतर जाता है, और कभी मुशाहिदा देर तक आपके साथ रहता है। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा तो मैं यही कहूँगी कोनिया, जलालुद्दीन रूमी का शहर, शम्स तब्रेज़ का शहर।
اس کے علاوہ جو سب سے خوبصورت تھا وہ تتلیوں کا باغ تھا. میں نے کبھی اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں پڑھا تھا. 45 قسموں پہ 10,000 سے 40,000 سے زائد بلکہ ہے نا 40,000 سے زائد تتلیاں اس سے موجود تھیں. اور میں جب جاؤں گی تو شاید مولانا رومی کے مزار میں بعد میں جاؤں, تتلیوں سے ملنے پہلے جاؤں گی. تو یہ وہاں انہوں نے اتنے خوبصورت جملے لکھے ہیں کہ لگتا ہے میں وہیں پر ہوں. کہتے ہیں کہ وہاں کے مسافر بھی اس خاموشی سے چلتے تھے جیسے اس شہر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوں. اور ایک شہر جہاں خاموشی بھی ادب بن جائے, جہاں ہوا میں بھی روحانیت محسوس ہو, اور جہاں ہر قدم انسان کو اپنی باطن کی طرف لے جاؤ, یہ ہے شہر کونیا. اور شہر کونیا کو کہتے ہیں کہ جب میں داخل ہوا ہوں تو وہ ایک شہری تصوف تھا, لیکن جب اس شہر سے باہر نکلتے تو وہ شہری عشق بن جاتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ ترکیب آپ نے جو استعمال کی ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی. اور اس کی جو روحانیت ہے وہ مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی ہے. اور جیسے کہ عارف بھائی نے اتنی اچھی بات کی کہ وہاں پر پاکستان کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں, مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے بھی یہ بات بہت اچھی لگی. اور اس کے بعد جو سب میں رکنے والی نہیں, اس کے بعد کے ابواب جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں وہی باتیں بالی والی, چونکہ میں خود بالی سے ہو کر آئی ہوں نا, تو مجھے لگا کہ جیسے میں اپنا سفر نامہ دہرا رہی ہوں. اور یہ ایک سفر نامے کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ کو پرانے شہر میں لے جائیں جہاں آپ آلریڈی جا چکے ہیں, اور جو لوگ نہیں گئے ہیں ان کو جانے کی خواہش پیدا کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ انتہائی خوبصورتی سے کام یہ 3 دیس 1 دل میں ڈاکٹر طارق محمود مرزا نے کیا ہے. کتاب کی آخری صفحات پہ چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس فلائٹ کا آخری مسافر تھا, اور جو ہی جہاز میں داخل ہوا دروازے بند ہو گئے. طارق بھائی جہاز کے دروازے تو بند ہو گئے, مگر آپ نے ہمارے دلوں, ہمارے ذہنوں اور ہماری سوچ کے دروازے کھول دیے. کتاب کا نام ہے 3 دیس 1 دل. لیکن سچ پوچھیے, مجھے اس کتاب میں صرف ایک دل نہیں ملا, مجھے اس میں تاریخ کا دل بھی ملا, مجھے انسانیت کا دل بھی ملا, مجھے روحانیت کا دل بھی ملا, مجھے اردو زبان کا دل بھی ملا. لیکن جو سب سے بڑھ کر ایک حساس دل ملا, جو جہاں بھی گیا وہاں سے تصویریں نہیں بلکہ محبتیں, تجربات اور احساسات سمیٹ کر لے آیا. کتاب ختم ہوئی مگر اس کا سفر میرے اندر ابھی تک جاری ہے. میں اپنی گفتگو کا اختتام کتاب میں شامل ان خوبصورت اشعار پر کرنا چاہوں گی. کاش ایسا ہو کہ ایک حرف دعا زندہ رہے, کاش ایسا ہو کہ ایک حرف دعا زندہ رہے, میرا تجھ سے اے خدا یہ رابطہ زندہ رہے. منزلیں بے شک نہ آئیں, منزلوں کا دکھ نہیں, جس پہ چل نکلے ہیں بس وہ راستہ زندہ رہے. میرے خیال میں اس سے بہتر دعا کسی بھی سفر نامے کے لیے اور سفر نگار کے لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کا راستہ زندہ رہے. دل کی گہرائیوں سے آپ کو 3 دیس 1 دل جیسا خوبصورت, فکر انگیز, دل آویز سفر نامہ تخلیق کرنے پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلم کو ہمیشہ زندہ, رواں, بامقصد رکھے تاکہ ہم جیسے قارئین آئندہ بھی آپ کے لفظوں کے ساتھ نئی سفر کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ.